मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में चले हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। आप लोग इस इक्वेशन के बारे में शायद थोड़ा इससे अवगत होंगे। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन्ड है, जिससे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलिए। ये BSc और क्लास 12th का भी टॉपिक है, जिसमें अधिकतर समय परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने लिखा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द सरफेस। देखिए, थ्योरी जो भी पॉइंट लिखा रहता है उसका जब तक हम प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशन, एग्जाम्पल या डायग्राम या उसका जो एनिमेशन होता है वो उसके थ्रू नहीं समझते हैं तो शायद फिजिक्स का टॉपिक का या थ्योरी जो है वो क्लियर कभी भी नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें उसके बेसिक से समझना पड़ेगा, चाहे हम BSc लेवल का पढ़ रहे हैं या चाहे MSc लेवल का। जब तक हमें बेसिक से समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, इसे हम कहते हैं, सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द सरफेस। मतलब ये हुआ, सपोज कर लो आपकी ये कोई सरफेस है। सरफेस कैसा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में पढ़ा होगा ये सब चार्ज। तो इसके अंदर कुछ चार्ज है, प्लस माइनस करके समथिंग चार्ज है। तो इसके अंदर से जो चार्ज बाहर निकल रहा है, इसके अंदर से देखिए ये चार्ज आपको बाहर की तरफ निकल रहा है। तो चार्ज अंदर क्या होगा, जब ये चार्ज बाहर की तरफ निकला, इसका मतलब अंदर का चार्ज आपका क्या हो जाएगा बाबू, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसी को हम कहते हैं। इसे हम कुछ अलग तरीके से, दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन का एक पिक्चर स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम में। हमने एक ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है और नीचे हमने एक ग्लास मान लीजिए और लगा दिया। अब क्या किया मैंने, पहले वाले ग्लास में थोड़ा सा उसको छेदा कर दिया, होल कर दिया। जब ये मैंने इसमें छेद किया तो ये पानी क्या होगा, नीचे वाले ग्लास में ट्रांसफर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। इसको हम चार्ज के केस में अगर समझे, इसके अंदर पानी को मान लीजिए आप चार्ज मानिए, तो इसके अंदर का पानी कम होगा और इस प्याले में पानी जाएगा और ये वाला पानी, ये वाला भर जाएगा ग्लास, राइट। ये ग्लास आपका क्या हो जाएगा, ये भरेगा और इसके अंदर का ये चार्ज कम हो रहा है नहीं, इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि इसमें ये पानी ट्रांसफर हुआ तो इसका पानी कम हो गया, मतलब कि इसके अंदर का चार्ज आपको कम हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें पानी भर रहा है और यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस डेफिनेशन का मतलब आपको शायद क्लियर अब समझ आ गया होगा कि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा था। मैथमेटिकली अगर आप इसे प्रूफ करो तो डाइवर्जेंस J इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी, ये आपको प्रूफ करना रहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। ये आप याद रखोगे कि इसका ये क्या है, वॉल्यूम है, V है सरफेस का, ये कोई सरफेस है, इसका वॉल्यूम क्या है, V है। यहां पर भी आप ले सकते हो, ये वॉल्यूम V है। हमें ये साबित करना है डेल रो ओवर डेल टी माइनस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मुख्य पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात कि यहां पर J क्या है, ये J जो मैंने लिखा है ये आपको करंट डेंसिटी है। क्या है, करंट डेंसिटी। अब ये करंट और करंट डेंसिटी क्या होता है कि करंट वो है कि कहने का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो फ्लो करता है उसे हम कहते हैं करंट। सिमिलरली करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में अंतर देखो तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी रीजन है, क्यों, क्योंकि जबकि करंट के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो नियम के मुताबिक तो वो वेक्टर होना चाहिए। बट एक और सिनारियो होता है वेक्टर का कि वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, उसे वेक्टर कहते हैं। और स्केलर में रूल होता है कि सिंपल अलजेब्रिक लॉ को वो ओबे करे। तो करंट में क्या होता है, सिंपल अलजेब्रिक लॉ फॉलो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी, इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है, जबकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन सेम है जिधर हमारा करंट का डायरेक्शन रहता है। बात को बड़ा गौर से आप सुने, इस पॉइंट का आपको आगे बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। अब मान लो इसे एक अलग तरीके से समझने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया। एक कंडक्टर, ये आपको क्या है, कोई सरफेस है, या मान लीजिए कंडक्टर ये वाला। तो इस कंडक्टर के अंदर हमने एक यूनिट एरिया लिया। ये वाला जो पोर्शन है क्या है, इस कंडक्टर का यूनिट एरिया है, छोटा सा एरिया। तो इस यूनिट एरिया से जो ये चार्ज पास आउट हो रहा है, ये चार्ज जो पास आउट हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया से जो चार्ज पास होगा, मतलब J बराबर I/S या I/A। जैसा आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा एक रिलेशन I बराबर ANE
वी एक्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में, और आई बाई ए बराबर एन ई वी एक्स आप लिखते थे या नहीं? बिल्कुल लिखते थे। आई बाई ए करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? ये आपको होता है करंट डेंसिटी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या करंट पर यूनिट, ऐसे हमने आई बाई एस लिखा है जो इस सरफेस से पास आउट हो रहा है। इसमें शर्त क्या है कि यूनिट एरिया और सरफेस एरिया, यूनिट एरिया और सरफेस एरिया और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए? वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि वो राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, तब ये केस संभव है, अन्यथा वो संभव बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये चार्ज इससे क्या हो रहा है? यूनिट एरिया से पास हो रहा है। तो J बराबर आई बाई एस फॉर्मूला हम लोग क्लास 12 में भी ऐसा देखे थे। तो चलिए इसे एक और डायग्राम के थ्रू आप समझते हैं कि J बराबर आई ओवर एस कैसे होता है, या आई बाई ए। वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं बेसिक से पूरा क्लियर करना चाहता हूं। कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस S, जिसके अंदर का वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम है। P इज द पॉइंट, P क्या है? एक पॉइंट है ऑन द एरिया एलिमेंट DS। एरिया एलिमेंट क्या है? DS, या क्रॉस सेक्शन जिसको हम बोलते हैं। J क्या है? करंट डेंसिटी है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? करंट जिधर से निकल रहा है उधर हमारा करंट डेंसिटी भी होगा, जैसे हमने इसे पहले वाले डायग्राम में ऑब्जर्व किया। तो J करंट डेंसिटी है कहां पे? P पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो चार्ज फ्लोइंग आउट ऑफ एरिया, तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है आउट ऑफ एरिया DS पर सेकेंड, वो क्या हो जाएगा आपका? DI बराबर हम लोग समझते हैं J डॉट DS होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होगा। ये आपको मैंने बता दिया, बशर्ते इसमें शर्त क्या है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यूनिट एरिया, सरफेस और उसका जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो, जैसे हमने J बराबर आई बाई एस लिखा, तो द करंट DI थ्रू एन एलिमेंट DS ऑफ अ कंडक्टर क्या होगा? DI बराबर J इंटू एस, मतलब J डॉट DS होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसे डॉट प्रोडक्ट में हमने लिख दिया, ठीक है। तो DI बराबर क्या हो गया? एरिया करंट DI थ्रू एन एलिमेंट DS ऑफ ए कंडक्टर, DI बराबर J डॉट DS। अब यहां से हम अगर टोटल करंट कैलकुलेट करें तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन DI का I होता है, और I बराबर J डॉट DS हमने लिख दिया। इसको इधर भी हमको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और S सरफेस से ये क्या है? बॉन्डेड है, सरफेस इसका क्या है? S है। हमने जैसे उसे ऊपर भी डायग्राम में देखा था, इसका सरफेस देखो, इसमें S होगा। ये देखो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या है? सरफेस, ये वाला S है। अब चलो, तो ये मैंने क्या किया? ये वाला देखो एक साइन आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, इसे बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोज लूप को इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा सरफेस क्या है? पूरे तरीके से बंद है। ये इसको इंडिकेट कर रहा है, हमने इंटीग्रेशन पे इस साइन को इसलिए अप्लाई कर दिया। और ये वो करंट है, हम कह सकते हैं, जो लीव कर रहा है उस सरफेस को, करंट लिविंग द क्लोज सरफेस, ये वही करंट है J डॉट DS। ये कौन सा करंट है? जो उस सरफेस को, इस सरफेस को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसके अंदर चार्ज था, तो चार्ज बाहर निकल रहा है, तो चार्ज आपका किसके बराबर हो गया? ये करंट निकल रहा था, करंट मतलब चार्ज हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब ये करंट बाहर निकला तो चार्ज भी बाहर निकला, तो ये करंट किसके इक्वल हो रहा है? तो J डॉट DS। तो इसलिए मैंने बताया कि ये वो करंट है जो आपको इस सरफेस को लीव कर रहा है, ये वो करंट है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका इक्वेशन थर्ड क्या आ रहा है। अब यहां पर आप J डॉट DS बराबर माइनस DQ ओवर DT लिख सकते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि I बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वही DQ बाई DT होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है, माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? तो अब मुझे आप ये बताओ कि इसके अंदर का जो चार्ज है वो अंदर में कम हो रहा है कि नहीं? करंट कम हो रहा है, चार्ज बाहर की तरफ निकल रहा है, आउटवर्ड की तरफ, तो चार्ज अंदर का कम होगा। इसका मतलब चार्ज घट रहा है, आउटवर्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन का उपयोग किया, क्योंकि चार्ज अंदर का, वॉल्यूम के अंदर का चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ आ गया होगा आपको? I बराबर J डॉट DS, तो I की जगह पे DQ बाई DT लिख दी, और माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि अंदर का चार्ज इस सरफेस का कम हो रहा है। अब मान लो आप जानते हो, क्लास 12 में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब वो जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब वो जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वो जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चार्ज डेंसिटी होगा इस सरफेस में। तो कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा आप मुझे बताओ? ये होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैंने बताया, जो वॉल्यूम से चार्ज पास आउट कर रहा है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया। तो रो बराबर DQ ओवर DB होगा या नहीं? एक छोटा सा चार्ज के लिए हम लोग ले रहे हैं, DQ ओवर DB, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? अगर टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करें फिर इंटीग्रेट करके,
इसको, तो रो डी भी हमने लिख दिया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और भी हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल लगा दिया। मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब 3 इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल 3 इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल 2 इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल मतलब 1 इंटीग्रेशन। ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए, वैसे आपने डिग्री 1 में इस सब के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद हमारा इक्वेशन 3 क्या कहता है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 जो है वो इक्वेशन 3 कह रहा था जे डॉट डी एस बराबर माइनस डी क्यू ओवर डी टी। तो आप क्यू के जगह पे इसका ये वैल्यू रख दो, यहाँ पे जो रो डी भी आ रहा है, तो हमने क्या किया, माइनस डेल बाई डी टी छोड़ दिया, और रो डी भी मैंने क्या किया, क्यू के जगह पे यहाँ पे आपको पुट कर दिया। तो चौथा इक्वेशन हमारा यहाँ से निकल के आ गया। तीसरे इक्वेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे क्या होगा। अब देखिए कि आपके पास कुछ जो केस आ रहा था, जो सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, यही ना था इक्वेशन 4। आपने गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा होगा, तो अगर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा गाइस गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मान लो एरिया एलिमेंट ए है, ds से यहाँ पे s से हमने बॉन्ड कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे डाइवर्जेंस अप्लाई हो जाता है ओवर द वॉल्यूम ऑफ दैट सरफेस। यही हमारा गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है। ये सब आपने स्टडी करा होगा डिग्री 1 में या डिग्री 2 में, जिस सिलेबस में आपका फिजिक्स में ये होगा, वेक्टर कैलकुलस में। तो यही रूल हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे करंट डेंसिटी वाले केस में। तो इसको हम जे डॉट डी एस को, जैसे हमने इसको लिखा, इसको सिमिलरली ऐसे डाइवर्जेंस ए डी बी में कन्वर्ट किया। तो जे डॉट डी एस को डाइवर्जेंस जे ओवर द वॉल्यूम ऑफ दैट सरफेस, मतलब डी भी लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसे ही कर दिया हमने। यहाँ पे एरिया एलिमेंट ए है, यहाँ पे एरिया एलिमेंट यहाँ पे जे है, बस ज्यादा कुछ नहीं इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा 5वां इक्वेशन हो गया। अब हम लोग डाइवर्जेंस जे डी भी इज इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी लिख सकते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको आया था जे डॉट डी माइनस डी बाई डी टी, और क्या आया था भी और रो डी भी, यही था ना। अगर हम मान लीजिए इस डिफरेंशिएशन को इसके अंदर में ले जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाने पर पार्शियली ये डिफरेंशियल हो जाएगा, इसलिए माइनस का साइन बाहर रह गया और डेल रो ओवर डेल टी, और ये डीवी का डीवी ऐसे ही रह गया। कंपैरिजन करने पे हम लोग देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस जे इधर भी डीवी हो गया, इधर भी डीवी आपका हो गया कंपैरिजन करने पे। तो हम इसको एक साइड सेपरेट कर लिए, इसको लेफ्ट साइड ला लिए, तो ये साइन माइनस है, इस साइड आके आपका प्लस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 0 का। बिल्कुल क्लियर है। अब ये डाइवर्जेंस जे इज इक्वल डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी बराबर 0 हो जाएगा। आर्बिट्री सरफेस या आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए यहाँ से ये हट गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये रिजल्ट बचा, जिसको आप निकालोगे तो डाइवर्जेंस जे बराबर माइनस डेल रो ओवर डेल टी, यही आपका कहता है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही ना हमें साबित करना था। आप शुरुआत में देखो, आपको यही प्रूफ करना था, ये आपको दिख रहा होगा मैथमेटिकली जो हमने लिखा था। तो ये आपका लास्ट में रिजल्ट आ चुका है गॉस के डाइवर्जेंस का यूज करते हुए। अब मान लीजिए करंट जो है वो स्टेशनरी है, करंट रुका हुआ है, तो ये क्या होगा, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। करंट जब ये रुक गया इसका मतलब टाइम से वो इंडिपेंडेंट होगा। तो डेल रो ओवर डेल टी बराबर हमने 0 लिख दिया, ये जो पोर्शन है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट मतलब डेल रो ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। तो डाइवर्जेंस जे क्या हो जाएगा, अगर ये 0 तो डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। मतलब क्या हुआ, ये आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी भी 0 होगा। यही हमारा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन इसे कह सकते हैं। आपको शायद ये पूरी अच्छे तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। आप वीडियो को एक नहीं दोबारा देखोगे तो जरूर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोबारा देखने का खास जरूरत उतना नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली इलस्ट्रेशन करके भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।